बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज जो है वो हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है डेट इंस्टॉलमेंट से। ब्रांच अकाउंटिंग जो है वो अब तक हम लोग कर चुके हैं रिवीजन के अंदर, और ब्रांच अकाउंटिंग का जो है वो जो भी रिवीजन था वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम लोग इंस्टॉलमेंट सेल स्टार्ट कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट सेल की भी कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर हम इसको क्लोज करें इस चैप्टर। इंस्टॉलमेंट सेल जो है ये चैप्टर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हालांकि है बहुत ही आसान चैप्टर, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें कैलकुलेशन है और थोड़ा सा दिमाग वो इस्तेमाल करना होता है। मतलब ये दूसरे चैप्टर से डिफरेंट इस वजह से है कि बेटा माइक बेटा आप लोग अपने ना बंद रखा करो। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही होती है, बाकी बच्चे परेशान होते हैं। जो कुछ पूछना हो मैसेज पे पूछ लिया करो। अच्छा, इंस्टॉलमेंट सेल डिफरेंट इस वजह से यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग जो है वो आप लोगों को यूज़ करना होता है। बाकी जो चैप्टर्स होते हैं वो उसमें नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है कि बस जो पैटर्न वाइज चीज़ें चल रही होती है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न से चीज़ें हटकर आती हैं। यहाँ पर आप जो सेल करते हो वो इंस्टॉलमेंट पे सेल करते हो, और उसकी कैलकुलेशन जो है वो कंपनी किस तरीके से करती है वो इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि हमारा ये रिवीजन चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की कैलकुलेशन होती है सबसे पहली। जो जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल कैसे निकलती है और उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल कैसे निकलती है, सिंपल। आप इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें ऐड कर देते हो आप परचेजेस, आपके पास अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। फिर आप उसमें से लेस कर देते हो एंडिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल का कि आप सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर आप ऐड करते हो नेट परचेजेस, तो आपके पास अवेलेबल फॉर सेल आता है। फिर आप लेस करते हो एंडिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है जनरल जनरल में, ठीक है, वो भी साथ साथ सुन लो। एक तो सेल को और एक कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को। सेल को नॉर्मली जब आप रिकॉर्ड करते हो इंस्टॉलमेंट पे, अगर आप सेल कर रहे हो तो कंपनीज कैसे रिकॉर्ड करती हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स को। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाता है। ठीक है। हाँ चला गया भाई, हाँ। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका डेबिट हो जाता है, और फिर इंस्टॉलमेंट सेल्स जो है वो आपका क्रेडिट हो जाता है। ये आप एंट्री बनाते हो इंस्टॉलमेंट सेल की, जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे सेल करते हो। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट, और इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाती है, क्रेडिट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सेल करो ना, तो ये दो एंट्रीज आपने लाजमी बनानी है। एक तो सेल की बनानी है जो आप नॉर्मली सेल कर रहे हो, और साथ में आपने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की बनानी है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल अगर क्वेश्चन में दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना दिया हो क्वेश्चन में फिर आप उसको इस तरीके से निकालो जो मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया। ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद जो है आगे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? देखो, जब आप सेल कर रहे होते हो तो आपका प्रॉफिट आपको उसी टाइम नहीं मिलता। ठीक है। आपका प्रॉफिट जब मिलता है जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो। तो कंपनीज क्या करती हैं, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करती हैं कि आया कि जो हमने सेल की है उस पर हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। डेफर्ड का मतलब होता है बाद में। तो वो बाद में जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा, वो सिंपल आप निकालते हो। सबसे पहले आप लिखते हो इंस्टॉलमेंट सेल, और उसमें से आप लेस करवा देते हो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। तो ये आपके पास आ जाता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री क्या बनती है, ये भी लगे हाथों देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में ज्यादातर एंट्रीज आपसे पूछी जा रही होती हैं। तो एंट्रीज के पीछे कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, तो मैं साथ साथ कैलकुलेशन भी लिखता जा रहा हूँ और उसकी एंट्रीज भी लिखता जा रहा हूँ। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, और साथ में कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है। ये आप एंट्री बनाते हो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की। तो अमाउंट कहाँ से आएगा? देखो बेटा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट तो यहाँ से आएगा। इंस्टॉलमेंट सेल्स वही जो आपने ऊपर रिकॉर्ड की है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल वही जो आपने ऊपर रिकॉर्ड किए हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से फाइंड आउट करो। और फिर उसके बाद डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी हो गई बेटा। हाँ, अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो, अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो तो आपने बेटा जो है वो मर्चेंडाइज क्रेडिट करना। और अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो तो फिर आपने परचेज को क्रेडिट करना। ठीक है। ये भी आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा। परपेचुअल में इन्वेंट्री क्रेडिट होती है और पीरियोडिक के अंदर परचेज क्रेडिट होती है। वैसे अगर आप चीज़ों को परचेज करते हो तो उसकी क्या एंट्री बनती है वो भी देख लो बेटा। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज की एंट्री आप लोग क्या बनाते हो? परचेज ऑफ मर्चेंडाइज में परचेज डेबिट होता है या फिर इन्वेंट्री डेबिट होती है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज डेबिट होती है। अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो इन्वेंट्री, और अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो परचेज रिकॉर्ड होगा। और ये लिख भी देता हूँ। और पेएबल को आप क्या कर देते हो, क्रेडिट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। परपेचुअल में अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्वेश्चन में बता रहे हैं परपेचुअल, तो फिर आप क्या रिकॉर्ड करोगे, इन्वेंट्री। और अगर पीरियोडिक है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम आपको कह रहे हैं, तो फिर परचेज रिकॉर्ड करो। दोनों में बस ये फर्क होता है। तो जहां जहां पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो इन्वेंट्री की जगह आप परचेज लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे इन्वेंट्री की जगह परचेज आ जाएगा। और अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो बस इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना। देखो, ये तो हमने अमाउंट में निकाला है कि हमें प्रॉफिट कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा हमारा प्रॉफिट का हमारी सेल में।
तो उसको आप कहते हो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अच्छा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जाता है, ठीक है। डेफर्ड हो या अनरियलाइज हो, एक ही बात होती है। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट, ये देख लो। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट बेटा निकाला जाता है। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को आप नीचे ऊपर लिखते हो, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उसको आप डिवाइड करवा देते हो इंस्टॉलमेंट सेल से, ठीक है। और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देते हो आप 100 से। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला जाता है, और ये हर क्वेश्चन में निकलेगा लास्ट में, ठीक है। अच्छा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का एक ये फार्मूला है, नॉर्मली ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है। ज्यादातर समझ लो कि 70 to 80% क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज हो रहा होता है जो भी मैंने लिखवाया। और कुछ कुछ जगहों पर ये फार्मूला भी यूज होता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओपनिंग डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे डेटा आपको किस तरह का दे रहा है। कहीं कहीं पे अगर डेटा इस तरह का हो कि आपके पास ये चीज़ें निकालना मुश्किल हो, ना निकाल पा रहे हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ओपनिंग डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ओपनिंग इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। फिर ये प्रॉफिट का रेट निकाला क्यों जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे हम कैश कलेक्शन करते हैं ना अपनी इंस्टॉलमेंट की, जितनी जितनी हम अपनी इंस्टॉलमेंट की कैश कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो उस कैश कलेक्शन के अंदर ये देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है। देखो, अगर मैं 10 लाख की चीज जो है वो इंस्टॉलमेंट पे सेल कर देता हूँ कि भाई तुमने मुझे जो है वो 10-10 इंस्टॉलमेंट देनी है मंथली। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, बात हो रही थी बेटा कि होता यह है कि कंपनी क्या करती है। जी बेटा, मैंने खुद म्यूट किया था, मैंने खुद म्यूट किया था। कॉल आ गई थी मुझे एक इम्पोर्टेंट, तो उस वजह से मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, कंपनी क्या करती है, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था कि सपोज करो कि आपने 1 लाख रुपए की सेल की है, और उस 1 लाख की आपने इंस्टॉलमेंट पे सेल की है, और मैंने कहा कि भाई तुम मुझे जो है वो मंथली 10 इंस्टॉलमेंट दे देंगे। तो अब वो बंदा मुझे क्या करेगा, 10-10 हज़ार की इंस्टॉलमेंट देगा। अब वो जो 10-10 हज़ार की इंस्टॉलमेंट जो मेरे पास आ रही है, उस 10 हज़ार में मेरी इंस्टॉलमेंट की कॉस्ट भी रिकवर हो रही है, और साथ साथ मेरा प्रॉफिट भी रिकवर हो रहा है, ठीक है। सपोज करो कि वो 1 लाख की जो चीज़ थी उसमें 20% का मेरा प्रॉफिट था और 80% मेरी कॉस्ट थी, यानी कि 80 हज़ार जो है वो मेरी कॉस्ट थी और 20 हज़ार उसमें मेरा क्या था, प्रॉफिट था। अब जब भी मैं अपनी सेल्स रिकवर करूंगा, अपनी इंस्टॉलमेंट्स लूंगा, अगर मुझे पहली इंस्टॉलमेंट मिली 10 हज़ार, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि भाई इस 10 हज़ार में 8 हज़ार तो मेरी कॉस्ट का पोर्शन है और 2 हज़ार मेरे प्रॉफिट का पोर्शन है, तो मैं अलग करता जाऊंगा। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मेरी कॉस्ट भी मुझे रियलाइज होती रहेगी, और साथ साथ मुझे मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, रियलाइज होता रहेगा। तो इस वजह से प्रॉफिट का रेट निकाला जाता है कि जो भी कैश कलेक्शन आ रही है, आप उस पर प्रॉफिट का रेट अप्लाई करके आप ये देख सको कि आपका उस कलेक्शन के अंदर आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो इस वजह से ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर जो भी कैश कलेक्शन होगी उस पर आप रेट अप्लाई करके अपना प्रॉफिट जो आपको जितना रियलाइज होता होता जा रहा है वो आप निकाल सकते हो। तो इसको आप कहते हो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आपकी जो भी कैश कलेक्शन होगी,
जो भी कैश कलेक्शन होगी उस पर आप मल्टीप्लाई करवा दोगे रेट को, जो आपने रेट अभी ऊपर निकाला। ठीक है, तो आपके पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब कैश कलेक्शन की एंट्री क्या होती है ये देख लीजिए। कैश कलेक्शन की एंट्री क्या होती है? कैश कलेक्शन की एंट्री होती है कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो कैश डेबिट होगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आपके पास से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर आप ये रेट अप्लाई करोगे तो आपको अपने रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगेगा। और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे ये देख लो। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की एंट्री बनती है एडजस्टिंग एंट्री। और ये एडजस्टिंग एंट्री होती है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट। कि अब आपका जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट था वो अब खत्म हो गया, तभी आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और वो कन्वर्ट हो चुका है आपके रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आप क्या करते हो बेटा, एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो। अच्छा एक और बात सुनो, कभी कभार ऐसा होता है कि कलेक्शन जो है ना, ये आप लोग अपने पास लिख लेना। देखो जो छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवाता जाओ ना, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा 5 ईयर जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, वो टाइम निकल चुका है, अब हमारे पास 10 से 15 दिन है जिसके अंदर हमने तैयारी करनी है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो बिजनेस करते वक्त आपकी जो कलेक्शन होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की आपके पास कलेक्शन आ रही होती है। मिसाल के तौर पे आपने 2001 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया, तो कुछ सेल्स आपने की होंगी 2001 के अंदर। फिर अल्लाह ताला ने आपको तरक्की दी, आप 2002 में आए, तो 2002 में भी आपने अपनी सेल्स की इंस्टॉलमेंट पे। तो अब जब 2002 में बैठकर आप अपनी कलेक्शंस कर रहे होंगे ना, तो आप अपने उन कस्टमर्स की भी कलेक्शन कर रहे होंगे जिनको आपने 2001 में माल बेचा था, और उन कस्टमर्स की भी कलेक्शन कर रहे होंगे जिनको आपने 2002 में माल बेचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरह की कलेक्शंस आपके पास आ रही होगी। एक जो पिछले साल की जो इंस्टॉलमेंट पर आपने माल बेचा हुआ है उसकी कलेक्शन आ रही है, और इस साल जो आपने इंस्टॉलमेंट पे माल बेचा है उसकी कलेक्शन आ रही है। ऐसे ही जब आप 2003 में जाएंगे, तो 2003 में बैठकर आपको जो कलेक्शन हो रही होगी वो पिछले 2 सालों की भी कलेक्शन हो रही होगी और करंट ईयर की भी कलेक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो जिस साल की कलेक्शन होती है उस साल का क्या होता है, प्रॉफिट डेट उसके ऊपर अप्लाई होता है। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेट जो भी हमने निकाला है ना, अमूमन ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर वो आपको बताता है कि जो आप 2003 में बैठे हुए हो और 2003 में रहते हुए आपने 2001 की इतनी कलेक्शन की है, 2002 की इतनी कलेक्शन की है और 2003 की इतनी कलेक्शन की है। तो उस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा आसान ये कर देता है कि 2001 और 2002 का वो आपको रेट दे देता है कि भाई ये प्रॉफिट का रेट है। 2003 का आप खुद फाइंड आउट करते हो प्रॉफिट का रेट, जैसे मैंने फाइंड आउट करने का आपको बताया। और फिर हर साल की कलेक्शन के ऊपर आप उसी साल का रेट अप्लाई करते हो। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी बात होती है कि जब आपका बिजनेस एक्सपेंड होता है ना, तो फिर आप जो है वो क्या करते हो कि आप अपने कस्टमर्स पे खेलते हो। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम करते जाते हो, क्योंकि आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं, तो आपको उनसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। जैसे कि पहले साल मेरी फीस जो थी वो ज्यादा थी, दूसरे साल मैंने फीस कम कर दी क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अल्लाह का शुक्र है बढ़ गए थे। तीसरे साल मैंने अपनी फीस और जो है वो कम की थी, मेरे ख्याल में 1200 में जो बच्चे शुरू में इनरोल्ड हुए, तो उनको 1200 में इनरोल्ड किया था। तो और फीस मैंने कम की, उसका रीजन ये था कि नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे बढ़ते जा रहे थे। अगले साल अल्लाह आप लोगों की दुआ से अल्लाह ताला और तरक्की दे, तो और फीस को क्या करूं मैं, कम करूं।
तो ये होता है कि कस्टमर क्या करता है, कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट को चेंज करती है। वो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, प्रॉफिट रेट को बढ़ा भी सकती है, प्रॉफिट रेट को कम भी कर सकती है। मार्केट में गुडविल अच्छी हो, आप प्रॉफिट को बढ़ाओ अपना, ठीक है। लेकिन एजुकेशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। एजुकेशन के अंदर एक मिनिमम प्रॉफिट रखना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन है, बिजनेस नहीं है, ठीक है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को इस वजह से बताता हूँ कि भाई एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन है। एजुकेशन को जब आप बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो, तो आपकी जितनी भी आवाम होती है, जो आपकी कंट्री की आवाम होती है, वो सारी की सारी जो है वो चेंज हो जाती है, उनके दिमाग ही चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप एजुकेशन को एजुकेशन की तरह लेके चलते हो, तो ये पूरी की पूरी जनरेशन जो है ना वो आप तब्दील कर सकते हो। भारत बात कहीं और निकल गई माजरत के साथ। तो बात ये कहनी थी, पॉइंट ये लिख लो अपने पास कि भाई जिस साल की कलेक्शन होगी उसी साल का ही रेट अप्लाई होगा, चेंज नहीं करोगे आप। ये नहीं कि एक रेट आपने निकाल लिया, उसी रेट को हर साल की कलेक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देगा वो आपको रेट, और अगर नहीं देगा तो फिर आप उस रेट को निकालोगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर जो है वो आपके डिफॉल्ट भी कर जाते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट देते देते बीच में से शॉर्ट हो गए, आपको पता ही नहीं। अब आप उससे मांगने जा रहे हो कि भाई इंस्टॉलमेंट दे दो, उसने बोला नहीं पैसे ही नहीं है मेरे पास, मुल्क के हालात इतने अच्छे हैं, मेरी नौकरी चली गई। बहरहाल वो रोने उसने अपने गाने उसने आपके सामने शुरू कर दिया, वो आपको इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, तो मतलब वो कस्टमर क्या हो गया, डिफॉल्ट कर गया। होता है बिजनेस के अंदर। तो जब कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, तो फिर आप लॉस और गेन की भी कैलकुलेशन करते हैं। लॉस और गेन ऑन रिपोजिशन। लॉस और गेन ऑन रिपोजिशन का मतलब क्या है, फिर आप उस कस्टमर से वो गुड्स जो है वो वापस ले लेते हो जो आपने उसको इंस्टॉलमेंट पे दी होती है, फिर आप उस पे अपनी लॉस और गेन की कैलकुलेशन करते हो। रिपोजिशन का मतलब होता है वापस ले लेना, उस प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, वापस ले लेते हो। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, सबसे पहले आप ये देखते हो कि आपने उससे कितने पैसे लेने थे। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, कि भाई आपको उससे पैसे कितने लेने हैं। फिर आप उसमें से लेस कर देते हो अपना प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हो आप। चलो प्रॉफिट को हटा दो, प्रॉफिट के बाद देखते हैं कि कितना बन रहा है। फिर आपके पास आ जाती है बुक वैल्यू। फिर आप उसमें लेस करते हो मार्केट वैल्यू, यानी कि फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में जाकर बेचते हो कि भाई मार्केट में कितने की निकल रही। बैंक भी यही करता है, सपोज करो बैंक से आप गाड़ी उठाओ लीज पर, फाइनेंस पे, तो अगर आप उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तो बैंक आपसे वो गाड़ी वापस ले लेगा, और फिर वो मार्केट के अंदर उसको सेल करता है, उसका टेंडर निकालता है, उसकी बोलियां लगती हैं उस गाड़ियों की। अक्सर औकात आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पे, बैंक जो है वो गाड़ियां जो है वो सेल कर रहा होता है। तो फिर उस पे फिर क्या होता है, मार्केट वैल्यू लगती है। अगर मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा होता है तो आपको गेन होता है, और अगर मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से कम होता है तो बेटा आपको क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होती है, ये देख लें, लॉस और गेन ऑन रिपोजिशन की एंट्री। लॉस और गेन ऑन रिपोजिशन की एंट्री होती है कि आप क्या करते हो, जो मार्केट में आप सेल करते हो उस प्रोडक्ट को, तो आपके पास कैश आता है, तो आप कैश को डेबिट कर देते हो। और कैश हमेशा याद रखिएगा मार्केट वैल्यू से डेबिट होगा, ठीक है। इसके आगे लिख भी देता हूँ कि कैश हमने किससे डेबिट करना है, मार्केट वैल्यू से। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आप डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट करते हो अपना। फिर अगर क्वेश्चन में आपको लॉस हुआ है तो लॉस को डेबिट करते हो, अगर गेन हुआ है तो आप गेन को क्रेडिट कर देते हो, और साथ में आप अपने इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हो।
ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कैश को डेबिट नहीं करते, आप वो प्रोडक्ट बेचते ही नहीं हो, बस मार्केट वैल्यू लगवा लेते हो, तो फिर आप मर्चेंडाइज को डेबिट कर दो। ठीक है। तो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, कुछ टीचर्स लिखवाते हैं मर्चेंडाइज, कुछ टीचर्स लिखवाते हैं कैश। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, मर्चेंडाइज को भी डेबिट कर सकते हो, कैश को भी डेबिट कर सकते हो। मर्चेंडाइज को डेबिट करने का मतलब ये है कि हमने प्रोडक्ट को सेल नहीं किया, जस्ट मार्केट वैल्यू लगवाई है, तो मर्चेंडाइज आई है हमारे पास। एक सिनेरियो ये है कि हमने सेल कर दिया उसको मार्केट, तो कैश डेबिट हो गया। तो ये बेटा नॉर्मली जो है वो इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्रीज बनती हैं, और ये इसकी क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। ठीक है। इसकी पिक्चर लेना चाहो तो ले लो। ये तो हमने थोड़ा सा रिव्यू ले लिया इंस्टॉलमेंट सेल का। अच्छा देखो बेटा, अब इसके अंदर आपको 2 इयर्स के अकाउंट्स दे रहे हैं, 2014 का और 2015 का। करंट ईयर जो आपका है वो है 2015। अच्छा, इसमें आपको परचेजेस बता रहे हैं, मर्चेंडाइज जो इन्होंने सेल की है इंस्टॉलमेंट पे वो बता रहे हैं कि वही 2014 में कितनी की है, 2015 में कितनी की है। फिर उसके बाद कलेक्शन बता रहे हैं। जैसे कलेक्शन वो आपको बता रहे हैं, 2014 की जो कलेक्शन 2014 में की है वो 3 लाख की है, और 2014 की कलेक्शन आपने 2015 में की है ना, वो कितनी की है, 2 लाख की है। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि एक साल में रहते हुए आप 2 साल की कलेक्शंस भी कर सकते हो। जैसे 2015 में आप दो कलेक्शंस कर रहे हो, एक 2 लाख की कलेक्शन कर रहे हो और एक 4 लाख की कलेक्शन कर रहे हो। जो 2 लाख है वो 2014 वाला आपको 2015 में आके मिल रहा है, और जो 4 लाख है वो 2015 वाला ही आपको जो मिल रहा है। इसके अलावा पेड अकाउंट पेबल आप बता रहे हैं कि आपने कितना कितना अकाउंट पेबल पे किया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता रहे हैं। फिर आपको ये भी बता रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट 2014 वाला जो है वो कैंसिल्ड हुआ है, लेकिन मर्चेंडाइज जो है वो मर्चेंडाइज भी आपको रिपोजिस नहीं हो सकी, बट मर्चेंडाइज कुड नॉट बी रिपोजिस, और उसका अमाउंट कितना है, 50,000। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपको एंडिंग बताई जा रही है दोनों की, 2014 की भी एंडिंग बता रहे हैं और 2015 की भी आपको क्या बता रहे हैं, एंडिंग बता रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है पहले। तो अब जो है बेटा हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जैसे कि उसी पैटर्न पे चलेंगे जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल निकालनी है, फिर आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, फिर आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है, फिर उसके बाद आप लोग रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, फिर लॉस और गेन की कैलकुलेशन करोगे, और फिर इस तरीके से जर्नल एंट्रीज बनाओगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने रीड कर दिया। अब इसके बाद आवाज नहीं आ रही, किसको आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? मेरे ख्याल में तो आवाज सबको आनी चाहिए। सबको आवाज आ रही है मेरी? एक हसीब को नहीं आ रही होगी मेरी आवाज, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो बंद किया हुआ है, ऑडियो ही बंद किया हुआ है, जिस वजह से आवाज नहीं आ रही होगी, बाकी सबको आ रही होगी। अच्छा जी, तो अब मैं यही सारी चीजें ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 2015 का जो है वो हम लोग ईयर कर रहे हैं, 2015 रेगुलर। अच्छा, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि ना बेटा, 2 साल आपको दिए जा रहे हैं ना, तो कैलकुलेशंस भी आप क्या करोगे, 2 साल की करोगे। ठीक है। एक 2014 के लिए और एक 2015 के लिए। अब अगर आप देखो, सबसे पहले आपको ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री 2014 की तो नहीं है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताई गई, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री आपको बताई हुई है दोनों साल की। 2014 की भी आपको एंडिंग इन्वेंट्री बता रहे हैं 1 लाख, और 2015 की भी आपको एंडिंग इन्वेंट्री बता रहे हैं 2,40,000। तो एक बात हम लोगों को पता है कि जो एक साल की एंडिंग होती है वो अगले साल की क्या बनती है, ओपनिंग बनती है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो 2014 की एंडिंग है वो 2015 के लिए क्या है, ओपनिंग है। ठीक है, 2014 की एंडिंग तो जीरो है, लेकिन 2015 की ओपनिंग है, और वो कितनी है, 1 लाख है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको 2014 की एंडिंग दी हुई है, तो 2014 की एंडिंग है वही 2015 के लिए क्या बनेगी, ओपनिंग बनेगी। ठीक है, पैरेलल में 2 साल लेके चलूंगा। परचेजेस जो है वो दोनों की, एक की है 5 लाख और दूसरे की कितनी है, 6,80,000।
अच्छा, फिर उसके बाद अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं ओपनिंग में परचेजेस को। तो 2014 की तो हमारी 5 लाख ही आ जाएगी, लेकिन 2015 की चेंज हो जाएगी, 7,80,000 की। फिर आप इसमें से लेस करोगे एंडिंग इन्वेंट्री। तो 2014 की एंडिंग कितनी है, 1 लाख। और 2015 की एंडिंग आपकी कितनी है, 2,40,000। ठीक है, तो ये माइनस कर देते हैं अगर हम इसमें से। 4 लाख कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आ गई, और 5,40,000 2015 की कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आ गई। यहाँ तक बेटा किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर है बात? अच्छा जी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आ गई, अब मैं निकालूंगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, आप लिखते हो इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल आपको दोनों साल की गिवन है। 2014 की इंस्टॉलमेंट सेल है कितनी, 1 मिलियन की, यानी कि 10 लाख की। और 2015 की इंस्टॉलमेंट सेल आपको गिवन है कितनी, 12 लाख। ठीक है, लेस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल अभी अभी हमने निकाली है, कितनी है, 4 लाख। और उसकी कितनी है, 5,40,000। 6 लाख आपके पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2014 का। और 2015 का आपके पास आ गया कितना, 6,60,000। अब आप निकालोगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकलता है भाई, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, जैसे कि 6 लाख आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइड करवाओगे आप इसको इंस्टॉलमेंट सेल से। इंस्टॉलमेंट सेल आपकी कितनी थी, 10 लाख थी। और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 के साथ। ऐसे ही काम यहाँ पे भी करोगे। 6,60,000 आपकी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, डिवाइड करवाओगे इंस्टॉलमेंट सेल आपका कितना है, 12 लाख का। और उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे आप किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, तो अब दोनों सालों का आपके पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाएगा, यानी कि 6 लाख डिवाइड करवाया आपने 10 लाख से, मल्टीप्लाई करवा दिया आपने 100 से। तो 60% आ रहा है, और दूसरे का आ रहा है 55%। ये हमारे पास आ गया डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है सबको? ठीक है जी, ठीक है जी। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारी वर्किंग क्या होगी, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की। अब रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, उसका फॉर्मूला है कैश कलेक्शन, और उसको आप मल्टीप्लाई करवा देते हो किसके साथ, रेट के साथ। ये हमारे पास फॉर्मूला है कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट। अच्छा, अब जो हमारे पास कैश कलेक्शन हो रही है, एक तो 2014 के लिए हमने वर्किंग करनी है, और एक हमने 2015 के लिए क्या करनी है, वर्किंग करनी है। ठीक है, 2014 में रहते हुए आप सिर्फ एक ही कलेक्शन कर रहे हो, 3 लाख की। 2014 के ईयर में आपने सिर्फ एक ही कलेक्शन की है, कितनी, 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख, इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे, 2014 की जो परसेंटेज है वो 60% है।
ठीक है, इस तरीके से। लेकिन 2015 में आके आप दो कलेक्शन कर रहे हो। एक 2014 वाली कलेक्शन कर रहे हो 2015 में रहते हुए, और एक आपने 2015 की कलेक्शन की है। कितनी कितनी की है? 2014 की आपने कलेक्शन की है 2 लाख की, और 2015 की आपने कलेक्शन की है कितनी? 4 लाख। तो 2014 में जो आप कलेक्शन कर रहे हो उस पर जो रेट अप्लाई होगा वो 60% रेट अप्लाई होगा। और जो 2015 में आप कलेक्शन कर रहे हो उस पर 2015 का रेट अप्लाई होगा। वो कितनी? 4 लाख की। ठीक है, तो आप सबके आंसर देखते हैं कि कितने आ रहे हैं भाई। 1,80,000। 1,20,000। 2,20,000। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई कि ये हमने क्या निकाल लिया? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। 2014 का 1,80,000 है, और 2015 का जो हमारा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है वो है टोटल, अगर हम देखें बात करें, 1,20,000 और 2,20,000, यानी कि तो 3,40,000 टोटल 2015 का। और 2014 का तो एक ही था, 1,80,000। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉस और गेन निकालेंगे, क्योंकि मर्चेंडाइज जो है वो बता रहे हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल्ड हुआ है 2014 वाला 50,000 से, और मर्चेंडाइज भी आपको नहीं मिली। ठीक है, तो कैंसिल वाली वर्किंग मैंने आप लोगों को बताई थी, ये होती है लॉस और गेन ऑन डिपोजिशन। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल लिखते हो, लेस करवाते हो डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट, बुक वैल्यू आती है, फिर लेस करवाते हो मार्केट वैल्यू, तो लॉस और गेन का पता लगता है। ठीक है, तो अब यही वर्किंग में यहाँ लेके आऊँ। देखो, मैंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, सारी की सारी मैंने जो बताई हुई थी वहीं से लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल्ड हुआ वो 50,000 से हुआ, उसने आपको बताया। अब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आप कौन सा लोगे? ठीक है, ये सवाल पैदा होता है। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट देखो, कैंसिल कौन सा हुआ है? 2014 वाला कैंसिल हुआ है, वो आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो रेट भी 2014 वाला लगेगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, जितना अमाउंट मेरा कैंसिल हुआ है ना, मेरा अमाउंट हुआ है कैंसिल 50,000 से, इस 50,000 के ऊपर 2014 वाला जो रेट है 60% ये अप्लाई करूंगा। क्यों? ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि बेटा, जो कैंसिल्ड हो रहा है वो 2014 वाला हो रहा है, तो रेट भी 2014 वाला ही इसके ऊपर अप्लाई होगा। हाँ, अगर 2015 वाला कैंसिल्ड होता तो फिर मैं 2015 का 55%। देखो क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट 2014 कैंसिल्ड, बट मर्चेंडाइज कुड नॉट बी रिपोजिट, मर्चेंडाइज आपको नहीं मिली। कैंसिल कितने से हुआ? 50,000 से हुआ। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जिस ईयर का कैंसिल्ड होगा उसी ईयर का रेट अप्लाई होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं? करंट ईयर का अप्लाई कर देते हैं।
या फिर वो ये गलती करते हैं कि जितना डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाला होता है वो सारा का सारा माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बस जो कैंसिल्ड अमाउंट है उसी के ऊपर रेट अप्लाई करोगे और उसी साल का रेट अप्लाई करोगे जिस साल का वो कैंसिल्ड अमाउंट है। तो अब देख लेते हैं कि भाई कितना आएगा। 50,000, इसका 60%, 30,000 आ गया। माइनस करेंगे बुक वैल्यू आ जाएगी 20,000 से। और मार्केट वैल्यू तो जीरो है, वो कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज कुड नॉट बी रिपोजिट, मर्चेंडाइज आपको मिली ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो। तो सीधा सीधा हमें क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि मर्चेंडाइज तो मिली ही नहीं है भाई। 20,000 का आपका सीधा सीधा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, ये हमने लॉस और गेन की भी वर्किंग कर ली। ये हमने सारी की सारी वर्किंग कर ली। ठीक है, 2014 की भी और 2015 की भी। अब उसने कहा है कि इंट्रीज फॉर द ईयर 2015 इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। आपको जो जर्नल एंट्री बनानी है वो तो सिर्फ और सिर्फ 2015 की बनानी है, 2014 की नहीं बनानी। वो कह रहे हैं इंक्रीज फॉर द ईयर 2015, सिर्फ 2015 की आपको बनानी है। ठीक है, तो 2014 की जो ये ट्रांजेक्शन हैं ये आपकी किसी काम की नहीं है, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, सपोर्टिंग वर्किंग के लिए हमें जरूरी था, क्योंकि हमें जो है वो रेट निकालना था और उस रेट को हमने लॉस कलेक्शन के अंदर भी यूज किया है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हुए। तो वर्किंग करना तो जरूरी थी, लेकिन इंक्रीज में इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे कि सबसे पहले आपने मर्चेंडाइज परचेज की है, 2015 की कितनी आपने परचेज की, 6,80,000। तो आप क्या करोगे, मर्चेंडाइज डेबिट। ठीक है, कितने से परचेज की, 6,80,000, तो 6,80,000। और पेएबल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये आपने एंट्री बना ली। फिर उसके बाद ये आपने अपनी पहली एंट्री बनाई है। दूसरी एंट्री आपने क्या की है, सेल किया इंस्टॉलमेंट पे, कितने की, 12 लाख की। जब आप सेल करते हो तो उसकी एंट्री आप लोगों को लिखवाई थी कि भाई क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, और इसका अमाउंट आ जाएगा 12 लाख से। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो 2015 में, 2 साल की कलेक्शन कर रहे हो। एक 2014 वाली कलेक्शन कर रहे हो और एक 2015 वाली कलेक्शन कर रहे हो। कलेक्शन की जो बच्चों हम एंट्री बनाते थे वो बनाते थे कैश डेबिट, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। तब यहाँ पर कैश डेबिट करूंगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2014 अलग क्रेडिट होगा, और 2015 जो है वो अलग क्रेडिट होगा। ठीक है, तो 2014 वाला जो है वो 2 लाख है और 2015 वाला कितना है, 4 लाख। 2 लाख और 4 लाख, और दोनों को ऐड करके आप कैश को क्या कर दोगे, डेबिट, यानी कि 6 लाख से। फिर इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री बना दो 2015 की, क्योंकि हमने वो भी निकाल रखी है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की आपको बताई थी कि क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्या हो जाती है, क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो है वो हमने 2015 की निकाली है, 5,40,000। फिर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल के बाद मैंने कहा था डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की भी एंट्री बनाया करो, वो ये वाली एंट्री थी, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट।
इंस्टॉलमेंट सेल है हमारी 12 लाख की। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल है हमारी 5,40,000 की। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था 6,60,000 2015 में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है भाई? कैश कलेक्शन की बना ली। पेड अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल आपने पे किया है 6 लाख से, तो अकाउंट पेएबल की नॉर्मल पेमेंट वाली एंट्री बनेगी क्या? अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। उसका अमाउंट आ जाएगा, कितनी पेमेंट कर रहे हो? 6 लाख। फिर उसके बाद मर्चेंडाइज जो है वो रिपोजिट हुई है, लॉस और गेन की वर्किंग होगी। ठीक है, तो इसकी मैंने एंट्री आप लोगों को बताई थी कि क्या बनती है, ये वाली लॉस और गेन में कैश डेबिट होता है। लेकिन अब यहाँ पर कैश डेबिट नहीं होगा। क्यों डेबिट नहीं होगा? क्योंकि मार्केट वैल्यू आपकी क्या है? जीरो है। देखो, कैश के साथ मैंने लिखा था कि मार्केट वैल्यू लिखोगे आप, और मार्केट वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? जीरो। तो सिर्फ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होगा, लॉस डेबिट होगा, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। गेन तो है नहीं इस क्वेश्चन में। लॉस और गेन की वर्किंग जो हमने की है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट उसमें आया है कितना हमारा? 30,000 का। लॉस उसमें हमारा आया है कितना? 20,000 का। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल्ड हुआ था वो कितना हुआ था? 50,000। फिर उसके बाद हम बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री। अब जो एडजस्टिंग एंट्री बनती है वो बताई थी आप लोगों को कि क्या बनती है एडजस्टिंग एंट्री। ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यही एंट्री बनाऊंगा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट 2015 अलग होगा, और 2014 का अलग होगा। ये हमने कैलकुलेशन की थी। 2014 वाला जो था रियलाइज वो 1,20,000 था, और 2015 वाला जो रियलाइज था वो 2,20,000 था। ठीक है, 2014 वाला जो रियलाइज है 1,20,000 है, और 2015 वाला जो रियलाइज है वो है हमारा 2,20,000। और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके दोनों को आ जाएगा 3,40,000। ये हमने बना ली एडजस्टिंग एंट्री। अब इसके बाद लास्ट बनेगी क्लोजिंग एंट्री। उसमें क्या होता है? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होता है। कोई एक्सपेंस तो नहीं किया हुआ आपने इसमें, यहाँ पर इस क्वेश्चन में? हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पे किए हैं आपने, कितने? 1 लाख से, तो ये भी आएगी, इसकी भी एंट्री बनेगी पहले, फिर क्लोजिंग बनेगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना एक्सपेंस किया आपने? 1 लाख। अच्छा बच्चों, अब जो है क्या होगा? क्लोज करोगे। क्लोज करते वक्त आपने क्या करना है बेटा? जो आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है वो डेबिट होगा। ठीक है, जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर उसके बाद जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं और जो लॉस है वो क्रेडिट होगा। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। लॉस हुआ है हमें,
20,000 से वो क्रेडिट हो जाएगा, और दोनों की अमाउंट को ऐड करके रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट कर दोगे। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3,40,000 से, सब डिफरेंस आएगा। आपकी क्रेडिट साइड जो है वो 1,20,000 की, और डेबिट साइड 3,40,000 की, यानी कि क्रेडिट साइड कम है, तो वहां पर आपका इनकम समरी आ जाएगा। दोनों साइड्स को आपस में माइनस कर दो, 2,20,000। तो ये सारी एंट्रीज भी बन गई और सारी कैलकुलेशन भी होगी एक दफा। पिक्चर लेना चाहो तो ले लो इसकी। ये हमने किया है 2015 का रेगुलर। इसमें से किसी का कोई सवाल हो तो बेटा पूछ लो। जी बेटा, एडजस्टिंग एंट्री एक ही होती है। अच्छा। जी बेटा, फातिमा बोलिए। देखो बेटा, मैं लॉस कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखो, आपकी एक वैल्यू है, बुक वैल्यू है 20,000, और मार्केट में वो कितने की जा रही है, 0 पे, यानी कि आपकी रिकवरी ही नहीं हुई ना। तो सीधा सीधा आपको पूरा पूरा क्या हो गया, लॉस हो गया। मार्केट वैल्यू कुछ होती तो वो माइनस करते। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होती तो गेन होता। बाकी हर कंडीशन में हमें क्या होता है, लॉस होता है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है ना, 0 है बिल्कुल, तो सीधा सीधा हमें लॉस हो गया। एक चीज जो थी वो आपने बेची थी, वो आपको इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे रहा, और आपने जब मर्चेंडाइज वापस ली वो भी नहीं आपको मिली, तो सीधे सीधा आपको नुकसान हो गया ना। कैपिटल में क्लोज नहीं करते बेटा, इसको रिटेन अर्निंग में क्लोज करते हैं। लास्ट वाली एंट्री बेटा समझा दूं। लास्ट वाली एंट्री में बेटा आप क्या करते हो, क्लोज करते हो। क्लोज करते वक्त अगर जो आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो डेबिट हो जाता है। ठीक है। जैसे हमारा 2,40,000 का था, वो मैंने डेबिट कर दिया। अगर कोई एक्सपेंस किया, जैसे हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, इन सबको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगर गेन होता ना तो वो भी डेबिट होता। ये भी याद रखिएगा कि अगर हम रिपोजिशन वाली एंट्री बनाते और उसमें गेन होता तो वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होता एंट्री के अंदर, तो उसको क्लोज करते वक्त डेबिट करते। तो बहरहाल एक्सपेंसेस को, लॉस को मैंने क्रेडिट किया, फिर मैंने देखा मेरी क्रेडिट साइड कितने से कम पड़ रही है। डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड को माइनस कर दिया। 2,20,000 इनकम समरी आ गई। और किसी का सवाल कोई हो? जी बेटा, क्लोजिंग एंट्री बस यही होती है। और किसी का सवाल? जो हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2011 प्राइवेट, ठीक है। और 2011 प्राइवेट में आपको क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन जो है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन जो है ना काफी पास पेपर्स में देखे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी पास पेपर्स में देखे गए हैं। मतलब कि रूटीन अब ये देखी जा रही है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। तो आप लोगों को फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। देखो, इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि दानियाल इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर्स टेबल फैंस। अब ये टेबल फैन जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इज प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू सेल 30% ऑफ प्रोडक्शन ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। वो कह रहे हैं कि ये अपनी जो भी इनकी प्रोडक्शन होती है उसमें से 30% जो है ये इंस्टॉलमेंट पे सेल करते हैं। The company recognizes profit on sales on the basis of cash collection from the customers। कह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट ये रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जो भी कैश कलेक्शन होती है उसके ऊपर ये रिकॉग्नाइज करते हैं। द फॉलोइंग आर दी डाटा फॉर 3 ईयर्स। अब 3 साल का आपको डाटा दिया जा रहा है, 2008, 2009 और 2010 का। तो तीनों ईयर्स का आपको प्रॉफिट रेट भी बता दिया। ये 44% है, 42% है और 40% है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आपका ओपनिंग कितना है और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आपका एंडिंग कितना है। ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर बताया जाता है। जैसे अगर अगर आप 2008 में बात करते हो, 2008 के अंदर
जो आपका ओपनिंग है वो कितना है, 30,000, और कैश आपने कितना कलेक्ट किया है, 80,000 से, और एंडिंग आपका क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो चुका है। 2009 में आते हो तो आपका ओपनिंग कितना है, 1,65,000। 1,65,000 में से 75,000 आपने कलेक्ट कर लिया है, और आपका एंडिंग कितना बचा हुआ है, 90,000 बचा। 2010 में आपका ओपनिंग कुछ नहीं है, आपने टोटल कैश कलेक्ट किया 1,50,000, और 3 लाख का आपका एंडिंग अभी भी अवेलेबल है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, जिसमें जो है वो ओपनिंग और एंडिंग भी आपको इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का बता। देखो मेरे बच्चों, एक मेरी बात सुनो, एंडिंग क्या होगा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। जैसे सपोज करो कि अगर मैंने 4 लाख रुपए की सेल की है, ठीक है, तो 4 लाख रुपए की सेल में से अगर मैं 2,50,000 की कैश कलेक्शन कर लेता हूँ, सपोज करो कि 2,50,000 की कैश कलेक्शन कर ले, तो इसका मतलब एंडिंग मुझे पता लग जाएगा कि भाई मैंने एंडिंग में अब मैंने कितना पैसा और रिसीव करना है। तो वो सिंपल सी मैं क्या करूं कि सिंपल, अगर मैं 4 लाख में से माइनस कर दूं 2,50,000, तो 1,50,000 बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, एंडिंग रिसीवेबल। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ये मेरी क्या थी, ये मेरी सेल थी, ये मैंने कलेक्शन की, तो ये मेरे पास एंडिंग रिसीवेबल आ गया कितना, 1,50,000। इन तीनों चीजों का कनेक्शन आप लोगों को समझना है कि भाई आप जो सेल, उसमें से जितना आप कलेक्ट कर लेते हो, तो बाकी जो बच जाता है वो आपका क्या होता है, एंडिंग रिसीवेबल। ठीक है। अब जैसे कि अगर आप 2010 में देखो, 2010 में आपको कलेक्शन बता रहे हैं 1,50,000 की, और एंडिंग बता रहे हैं आपका कितना है, 3 लाख है। उसकी हेल्प से आप लोग सेल निकाल सकते हो आराम से। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पर सेल कितनी है, 4 लाख है ना। अगर मैं कलेक्शन और एंडिंग को ऐड करता हूँ, 4 लाख, बेटा मैंने एग्जाम्पल दिए अपने हिसाब से, क्वेश्चन पे मैं नहीं हूँ, मैंने अपने पास से एग्जाम्पल दिए कि सपोज करो कि 4 लाख की आपने सेल की है, उसमें से 2,50,000 आपने कलेक्ट कर लिया, तो रिसीवेबल कितना, 1,50,000 माइनस कर दिया आपने 4 लाख में से 250। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एंडिंग 1,50 है और कलेक्शन आपकी 2,50,000 है, तो आपकी सेल कितनी होगी। मैं कह रहा हूँ कि एंडिंग आपका 1,50,000 है, और कलेक्शन आपकी 2,50,000 है। ब्रांच की लेक्चर्स बेटा यूट्यूब पे अपलोड है। तो आपकी सेल कितनी होगी, सिंपल आप क्या करो कि सर जो आपकी कलेक्शन है उसमें अगर आप प्लस कर लेते हैं जो आपका एंडिंग है, तो 4 लाख आपके पास क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। तो सेल निकाल इस तरीके से सकते हो कि कलेक्शन और एंडिंग को अगर आप ऐड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कलेक्शंस दी जा रही हैं। 2008 की जो आपने कलेक्शन की है 2010 में रहते हुए वो 80,000 की है। 2009 की जो आपने कलेक्शन की है वो 75,000 की है, और 2010 की जो आपने कलेक्शन की है वो कितनी की है, 1,50,000। और 2010 के अंदर आपने कलेक्शन की और एंडिंग भी आपको बता रहे हैं, तो कलेक्शन और एंडिंग को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी 2010 की। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सबसे पहले सेल की। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स।
इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मैंने कलेक्शन कितनी की है। कलेक्शन मैंने की है 1,50,000 की। तो उसके बाद मैं देखूंगा कि जो है मेरा एंडिंग रिसीवेबल कितना है। वो है 3 लाख का। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 4,50,000 की मेरी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। सेल्स 2010 की। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हुई। शान मैं आपको ग्रुप में जो है वो लेक्चर्स की लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, उसने रिक्वायर्ड में आपसे बोला है कि प्रिपेयर ऑल जनरल एंट्रीज फॉर 2010 फ्रॉम द डेटा अब आपको कह रहा है कि सारी एंट्रीज बनाओ। तो बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे सेल्स की एंट्री। सेल्स की एंट्री मैंने आप लोगों को लिखवाई थी कि आप क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स आपकी क्या हो जाती है, क्रेडिट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आपका कितना हुआ, कितने की सेल की आपने, 4,50,000 की। ये भी मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया। ये आपकी सेल की एंट्री हुई। फिर सेल के बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि आप कॉस्ट की भी एंट्री बनाते हो। और कॉस्ट की एंट्री लिखवाई थी आप लोगों की, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सेल है मेरी 4,50,000 की है, मेरी कॉस्ट कितनी होगी। अगर सेल मेरी 4,50,000 है, मेरी कॉस्ट कितनी होगी। कितनी होगी भाई कॉस्ट मेरी, 2,70,000। कैसे कंप्यूट किए कि 2,70,000 आपकी कॉस्ट है। एक बच्चा कह रहा है सर 1,50,000। 40% ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ तक ये बच्चा पहुंचा है, जो बच्चा पहुंचा है वो बिल्कुल सही पहुंच रहा है। देखो आपकी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो 40% है 2010 का। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी कॉस्ट होगी वो कितना परसेंट होगी, 60% होगी। बहुत आसान सी चीज है। जब प्रॉफिट आपका 40% है तो कॉस्ट कितना होगी, 60% होगी। तो अगर मैं क्या करूं कि ये जो मेरे पास 4,50,000 है, ठीक है, इसका अगर मैं 60% निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है। अब थर्ड एंट्री बनेगी डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट की। डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट की आप एंट्री क्या बनाते थे, इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट, ठीक है। और साथ में आप क्या क्रेडिट कर देते थे, डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स आपकी कितनी है, 4,50,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आपने निकाली 2,70,000। और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि सेल में से अगर हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को माइनस कर देते हैं
तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि 1,80,000। पेपर में डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की जगह अगर, नहीं भाई पूरा लिखोगे, डीजीपी नहीं, पूरा लिखोगे। आपको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, आपको पूरा लिखना है। ठीक है। सारी एंट्रीज जो जो आप लोग बना सकते हो बेटा वो बनेगी। देखो अगर मुझे सेल पता है, मुझे प्रॉफिट का रेट पता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कॉस्ट की ही बनाऊंगा। जब कॉस्ट पता है तो मैं डेफिनेट ग्रॉस प्रॉफिट की ही बना सकता हूँ। उसने आपसे क्या कहा है, प्रिपेयर ऑल जनरल एंट्रीज फॉर 2010। 2010 की सारी एंट्रीज बना। तो सारी एंट्रीज का मतलब ये है कि सारी बनेगी, सेल की बनेगी, कॉस्ट की बनेगी, डेफिनेट ग्रॉस प्रॉफिट की बनेगी। अच्छा जी, अब जो है आप आ जाओगे फोर्थ एंट्री की तरफ। फोर्थ एंट्री में आपने कलेक्शन की, कलेक्शन तो उसने आपको सीधी सीधी बता दी है कि आप 80,000, 75,000 और 1,50,000 की कलेक्शन कर रहे हो। तो कलेक्शन में कैश क्या होगा, डेबिट। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल पहले आ जाएगा 2008 की। तो अब यहाँ पे इनकी कलेक्शन लिख दोगे 80,000, फिर 75,000, फिर उसके बाद 1,50,000। ठीक है। और इन सबको आप ऐड कर लो। तो कैश आ जाएगा 3,05,000। ये हमने फोर्थ एंट्री बना दी। अब आ जाओगे आप फिफ्थ एंट्री की तरफ। फिफ्थ एंट्री आपकी क्या होती है, कैश कलेक्शन आपने कर ली है। अब आप सिंपल एक एंट्री बनाओगे, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, कि आप कैश कलेक्शन को मल्टीप्लाई बाय रेट कर देते हो। चाहो तो अलग से निकाल लो उसका। कैश कलेक्शन जो है वो आपके पास 2008 की, 2009 की और 2010 की, ये 3 साल का आपका जो है वो टाइम पीरियड है। कैश कलेक्शन कर रहे हो 80,000, ठीक है, 2008 में। और इसका जो रेट है वो है 2008 का 44%। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 44% लिख, ऐसे ही आ जाओगे 2009 में। तो 2009 की आप 75,000 कलेक्शन, और इसका जो रेट है वो कितना है, 42%। ठीक है। अच्छा, 2010 में कैश कलेक्शन की है आपने 1,50,000, और इसका जो रेट है वो 40% है। ठीक है। तो ये इसका आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तीनों का, अगर आप करते हो टोटल।
और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट से आप एंट्रीज का टोटल कितना आ जाएगा भाई? 1,26,700। ठीक है। तो अब आप एंट्री बनाओगे रियलाइज ग्रॉस डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट। ठीक है। डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट 2008। और फिर उसके बाद डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट 2009। और डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट 2010। और क्रेडिट हो जाएगा रियलाइज ग्रॉस। ये आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाई। अच्छा, फिर उसके बाद क्लोजिंग भी आप बनाओगे। क्लोजिंग में आपके पास जो है सिर्फ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। तो ये बच्चों आपकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो क्या होगी, कंप्लीट हो गई 2010 की। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। 2011 प्राइवेट हमने आज किया अभी। इसके अलावा और भी ईयर करेंगे आज। अभी हमने 2011 प्राइवेट किया। इसमें से किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। वो बेटा क्वेश्चन में एरर है। बड़ा अच्छा सवाल किया है एक बच्चे ने, अलिशबा ने। इसे 2008 की जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है वो है ही 30,000। तो कलेक्शन आप 80,000 कैसे कर सकते? बेटा वो क्वेश्चन क्या है? 2008 का जो आपका ओपनिंग है ना, वो 30,000 नहीं है, वो 80,000 है। आप लोग अपने पास ठीक करें, क्योंकि 80,000 आपका रिसीवेबल होगा तभी तो आप 80,000 कलेक्ट करोगे। तो गलती से उन्होंने 30,000 लिख दिया, वो 80,000 है। और किसी का कोई सवाल? हाँ, आपके पास पेपर में 80,000 है ना, हाँ भाई एरर है, टाइपिंग एरर है पास पेपर के अंदर। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट ईयर करते हैं बेटा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सा ईयर करना है। अच्छा देखो बेटा, अब 2010 प्राइवेट है हसनैन। ये क्वेश्चन इस तरह इस वजह से मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि ना इसमें आप लोगों को इंस्टॉलमेंट बनाना आएंगी कि इंस्टॉलमेंट बनाई किस तरीके से जाती है, कि भाई किस बंदे से कितनी इंस्टॉलमेंट लेनी है। ठीक है, अभी तो आपको डायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर कैश कलेक्शन बता रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे कि भाई आपको कितनी इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, एक इंस्टॉलमेंट में आप अमाउंट कितना लोगे, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो आप लोग इस क्वेश्चन में सीखें। अब जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि हसनैन एंड ब्रदर्स फॉलोज इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर रिकग्नाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन जून 30 एवरी ईयर। On September 12, 2010, Hasnan and brothers purchased 30 computers from Yusuf Computers for rupees 36,000 each on credit। ठीक है। अब वो आपको बता रहे हैं कि अगर हम देखो यूनिट्स
और रेट देखते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा। वो कह रहे हैं कि इन्होंने सितंबर की 12 को 30 कंप्यूटर्स परचेज किए, यानी कि 30 यूनिट्स परचेज की। और एक कंप्यूटर जो है वो 36,000 का ईच, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे आप, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि टोटल परचेज कितनी कर। 10,80,000। फिर कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर, अच्छा ये जो इन्होंने हरकत की है ये कब की है, September 12, 2010 में, परचेजिंग डेट। ये परचेज कर रहे हैं September 10, 2010। अच्छा फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं कि on October 1, 2010, हसनैन एंड ब्रदर्स सोल्ड 25 कंप्यूटर्स एट 45,000 ईच। अच्छा ये अब आपको बेटा बता रहे हैं सेल्स, कि अब इन्होंने 30 कंप्यूटर्स परचेज किए थे, अब उसमें से इन्होंने कितने सेल कर दिए, 25 कंप्यूटर सेल कर दिए। एक कंप्यूटर जो है वो इन्होंने 45,000 का सेल किया। अच्छा देखो बेटा, अगर मैं इंस्टॉलमेंट सेल्स निकालता हूँ, तो इंस्टॉलमेंट सेल कैसे निकलेगी, सिंपल बहुत आसान तरीका है कि हम 25 कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, ठीक है, और एक कंप्यूटर जो है वो कितने का सेल कर रहे हैं, 45,000, तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट सेल आ जाएगी। क्या करूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 45,000, तो 11,25,000 की इन्होंने सेल की है। अच्छा फिर अब इंस्टॉलमेंट सेल में से मैं लेस करवाता हूँ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल कैसे निकलेगी, कि जो बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, कितने बेच रहे हो, 25 बेच रहे हो, ठीक है, और उनकी कॉस्ट क्या है, 36,000 का एक हमने परचेज किया है, तो कॉस्ट हमारी 36,000, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा। तो ये हमारे पास बेटा 25 इंटू 36,000, 9 लाख रुपए हमारी क्या है, कॉस्ट है। ऊपर मैंने क्या निकाली है, परचेज निकाली थी 10,80,000, अब मैंने कॉस्ट निकाली। कॉस्ट और परचेज में डिफरेंस होता है। कॉस्ट वो होती है जो बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, उसको आप कहते हो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। अच्छा अब मैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूंगा। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, आप सेल्स में से माइनस कर देते हो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से, ये हमने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। अब मैं निकालूंगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे आता है, सिंपल, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट सेल है और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, ऊपर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो। जैसे 2,25,000 हमारा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, इंस्टॉलमेंट सेल हमारी 11,25,000 है, ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ, क्रेडिट के साथ, तो ये हमारे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाएगा। तो 20% हमारा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ। अच्छा बहरहाल आगे वो क्या कह रहे हैं, 45,000 ईच के बाद उन्होंने कहा कि द कस्टमर पेड 20,000 पर कंप्यूटर एज अ डाउन पेमेंट ऑफ October 1, 2010। वो कह रहे हैं कि कस्टमर देखो, कस्टमर को आपने माल जो बेचा है वो 45,000 रुपये का बेचा है, 25 कस्टमर्स हैं आपके, टोटल आपने 25 कंप्यूटर्स बेचे, और एक कंप्यूटर जो है वो आपने 45,000 का सेल किया। अब कस्टमर उन 45,000 रुपये में से
आपको 20,000 एज अ डाउन पेमेंट दे रहा है। ठीक है। डाउन पेमेंट क्या होता है? जो इनिशियल पेमेंट होती है, जब भी आप कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे बाय करने जाते हो ना, तो आपको इनिशियली कुछ अमाउंट जो है वो शॉपकीपर को पे करना पड़ता है कि भाई ये शुरू में अमाउंट है, बाकी की इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि 20,000 आपको इन्होंने एज अ डाउन पेमेंट दी है। बाकी का जो है वो इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट जाएगा। जैसे कि देखो 45,000 की आप सेल कर रहे हो, 45,000 में से 20,000 तो आपने डाउन पेमेंट ले लिया। मतलब क्या हुआ कि बाकी का जो 25,000 है उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। और इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी? वो कह रहे हैं कि एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। कह रहे हैं कि जो बाकी का जो बैलेंस बच जाएगा, वो आप कस्टमर से ये तय करोगे कि आपने मुझे 8 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। और हर इंस्टॉलमेंट आप क्वार्टरली पे करोगे, यानी कि हर 3 महीने बाद पे करोगे। ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टर स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 1 2010। पहला क्वार्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि जो आप पहला इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करोगे, वो कब कलेक्ट करोगे अपने कस्टमर से? दिसंबर में कलेक्ट करोगे। ठीक है। क्योंकि अक्टूबर में तो आपने उसको सेल की है, अक्टूबर में आपने उससे डाउन पेमेंट ले लिया, पहला क्वार्टर स्टार्ट हो गया। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाद वो आपको पेमेंट करेगा पहली इंस्टॉलमेंट की, दिसंबर 31 को। फिर आगे कह रहे हैं द ओनरशिप वुड बी ट्रांसफर ऑन द पेमेंट ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट। वो कह रहे हैं कि जो भी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, जब फाइनल इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, उसके बाद ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर होगी। ऐसे ही होता है। अगर आप लेट सपोज बैंक से भी इंस्टॉलमेंट पे कोई गाड़ी लेते हो ना, तो बैंक आपको गाड़ी तो दे देता है चलाने के लिए, लेकिन ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं करता। कहते हैं जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करोगे, तब तक ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पे भी वही बात की है कि आखिरी इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे। द इंस्टॉलमेंट रिसीव ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के आखिर में हमें इंस्टॉलमेंट मिलेगी, यानी कि अक्टूबर को अगर क्वार्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो दिसंबर 31 को हमें पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन ओनली फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2011। आपको जो एंट्रीज बनानी है वो सिर्फ जून 30 2011 तक की बनानी है। अच्छा। देखो यहाँ पर अब हमें जो एक काम करना पड़ेगा, जो असल में इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद ये था कि आप ये निकाल सको कि इंस्टॉलमेंट किस तरीके से कलेक्ट की जाती है। उसके लिए देखो बेटा, डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट रेट तक तो आपने निकाल लिया। ठीक है। अब इसके बाद आप एक काम करोगे, आप ये देखोगे कि भाई हमने कितना अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे लेना है। वो कैसे होता है? आप लिखते हो इंस्टॉलमेंट से टोटल हमें कितना लेना था, उसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट से। वो थी हमारी 11,25,000 की। ठीक है। अब इसमें से मैं लेस करवा दूंगा डाउन पेमेंट, क्योंकि शुरू में भी तो मैं कुछ पेमेंट ले रहा हूँ। ठीक है। अब डाउन पेमेंट जो है वो मैं 20,000 ले रहा हूँ एक कंप्यूटर पे। और कितने कंप्यूटर्स हैं? टोटल 25 है। तो मैं क्या करूंगा, 20,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से। यानी कि 5 लाख मैंने एज अ डाउन पेमेंट ले ली। माल मैंने 11,25,000 का बेचा है इंस्टॉलमेंट पे, जिसमें से मैंने 5 लाख का कलेक्शन कर लिया। तो बाकी का जो बैलेंस होगा उसको मैं कहूंगा अनपेड बैलेंस। ये मेरा बैलेंस जो है वो रहता है, जो मैंने अपने कस्टमर से लेना है। माइनस कर दूं अगर मैं 5 लाख, मतलब कि 6,25,000 मुझे अपने कस्टमर से लेना है। अब वो मुझे कैसे लेना है? 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे। अब मुझे ये देखना है कि भाई पर इंस्टॉलमेंट मुझे कितना पैसा रिसीव, तो मैं निकालूंगा पर इंस्टॉलमेंट। पर इंस्टॉलमेंट निकालने का फार्मूला सिंपल, जो आपका अनपेड बैलेंस है उसको आप डिवाइड करवा देते हो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स।
ठीक है, जैसे आपका अनपेड बैलेंस है 6,25,000, इसको डिवाइड करवाओगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आप कितनी लोगे, 8 लोग। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों अमाउंट आ जाएगा, यानी कि आप 78,125 का अमाउंट लोगे हर इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट आपको कब कब कलेक्ट होगी, देखो आप पहली इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करोगे, देखो आप सेल कर रहे हो कब, सेल कर रहे हो आप अक्टूबर को, और आपका क्वार्टर भी अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं देखो कलेक्शन अगर मैं निकालूं, कैश कलेक्शन, ये सारा काम इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मुझे कलेक्शन पता लग सके कि मैं कलेक्शन कितनी कर रहा हूँ। कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन में मुझे बताओ सबसे पहला अमाउंट क्या है। कैश कलेक्शन में मेरे पास सबसे पहला अमाउंट क्या है, डाउन पेमेंट, गुड हो गया, शाबाश। अच्छा वकार, जो आप वो कह रहे थे ना 25,000 डिवाइडेड बाय 8, नहीं वो आप कर सकते हो, 3,125 आ जाएगा पर क्वार्टर। फिर उसको आपको फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा 25 से, क्योंकि 25 कस्टमर्स है ना, तो टोटल हमें ये देखना है कि हमें टोटल कितना लेना है। ये जो आपने निकाला है ना 25,000 डिवाइडेड बाय 8, ये एक कस्टमर का निकाल लिया कि भाई एक कस्टमर से आप 3,125 लोगे, लेकिन टोटल आप कितने कस्टमर से ले रहे हो, 25 कस्टमर से ले रहे हो, तो उसी को आप मल्टीप्लाई बाय 25 करो, तब भी आ जाए। तो एक बच्चे ने बताया कि सर पहला जो आएगा वो आएगा डाउन पेमेंट, कि हमने कैश कलेक्शन जो की है सबसे पहले हम ले रहे हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, अब ये जो डाउन पेमेंट ले रहे हैं ये कितनी ले रहे हैं, 5 लाख की ले रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी एट December 31, और एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें पता है कितना है, 78,125। ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी December 31 को। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी एट January, February, March, यानी कि March 31 को, वो भी यही अमाउंट होगा। फिर हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी एट June 30, 2011, वो भी यही होगी। ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास कैश कलेक्शन हो जाएगी कि भाई टोटल में इतनी कैश कलेक्शन। $7,34,375, ये मेरी टोटल कैश कलेक्शन। अब मुझे कैश कलेक्शन पता लग गई ना बच्चों, तो अब मैं रियलाइज, अच्छा सर आगे फोर्थ पर क्यों नहीं गए, फोर्थ इंस्टॉलमेंट फिफ्थ इंस्टॉलमेंट लेनी तो आपको 8 इंस्टॉलमेंट थी। बेटा उसने काम हमसे पूछा है 2011 जून 30 तक का, इस वजह से मैं 2011 जून 30 तक रुक गया, आगे मैं नहीं गया। अगर आगे पूछा होता तो आगे भी इसी तरीके से एक और इंस्टॉलमेंट ऐड होती है। अब जो है मैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आराम से निकाल सकता हूँ, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर्मूला है कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट। कैश कलेक्शन आपकी 7,34,375, और इसको मल्टीप्लाई बाय रेट करोगे, रेट आपने ऊपर ही पहले निकाल लिया था 20%। तो 1,46,875 हमारा क्या आ गया, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई परेशानी हो कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते। हाँ सारी सेम रहेगी इंस्टॉलमेंट।
सबको क्लियर है बात? क्लियर है? आगे चलूं? अब बेटा एंट्रीज बना लो, ठीक है। एंट्रीज में सबसे पहले आप इंस्टॉलमेंट सेल की बनाते हो एंट्री, परचेज की बनेगी बल्कि यहाँ पर। परचेज की एंट्री क्या बनेगी? एंट्रीज आप लोगों को लिखवाई हुई है। सही गलत जगह पे मैंने काम शुरू कर दिया, आप लोगों का ये काम था नहीं। ये सारी एंट्रीज बनेगी। अच्छा देखो, मर्चेंडाइज जो आपने परचेज की है उसकी एंट्री आप बनाओगे, इन्वेंट्री को डेबिट करोगे और पेएबल को क्या कर दोगे? क्रेडिट। वो आपकी है 10,80,000। फिर आप अगर सेल की एंट्री बनाओगे तो वो सेल की एंट्री बनती है, सेल से सेल का अमाउंट है ये 11,25,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल वो भी हमने निकाला हुआ है 9 लाख का। इंस्टॉलमेंट सेल, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्टॉलमेंट सेल हमारी है 11,25,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल है हमारी 9 लाख। और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था 2,25,000। ठीक है। अच्छा, अब कैश कलेक्शन की ना बेटा तीन एंट्रीज बनेगी। एक बनेगी डाउन पेमेंट जो आपने ली है। डाउन पेमेंट आप ले रहे हो कब? अक्टूबर की फर्स्ट को, 2010 में। डाउन पेमेंट जो आप ले रहे हो वो ले रहे हो 5 लाख। फिर उसके बाद एक और आप कैश कलेक्शन बनाओगे, इंस्टॉलमेंट की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोगे December 31, 2010 में। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है? ये। दूसरी इंस्टॉलमेंट आप लोगे कब? March 31, 2011। एंट्री ये बन जाएगी। और तीसरी इंस्टॉलमेंट आप लोगे June 30, 2011। एंट्री सेम यही बनेगी। फिर आप एक एडजस्टिंग एंट्री बना दोगे। एडजस्टिंग एंट्री आपकी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट से बनेगी। ठीक है जी। और एडजस्टिंग एंट्री होगी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपका ये। और फिर इसके बाद क्लोजिंग बनाना चाहो, क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या थी? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट।
ये वाली बनाई थी। ये बेटा आप लोगों का क्वेश्चन हो गया 2011 2011 था 2010 था, आई थिंक 2010 था। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल? हाँ, इसी जनरल जनरल में एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, अलग से बनाने की जरूरत नहीं। एंट्रीज कैसे बनती है शमीम बेटा? ऐसे ही एंट्रीज बनती है। ये मैं लेक्चर आज या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप ना इस लेक्चर को शुरू में देख लेना, तो उसमें आपको पता लग जाएगा, वो मैंने सारी एंट्रीज बताई है। टेम्पलेट कैसा बनाना, देखो बेटा, वर्किंग आपकी सारी की सारी इसी तरीके से होगी, ठीक है। वो हेडिंग वाइज मैंने आपको बताई है। जर्नल जर्नल सिर्फ आप बनाना, डेट, पार्टिकुलर, पीआर, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और उसके अंदर आपने एंट्रीज जर्नल जर्नल के अंदर पास करनी, और डेट आप मेंशन करते रहोगे। अब जर्नल जर्नल आप लोग मेरे ख्याल में बीकॉम पार्ट 2 में, माशाल्लाह से, तो आप लोगों को पता है कि जर्नल जर्नल कैसे बनते हैं। डेट आप देख लीजिएगा, देखो परचेज की क्या डेट है वो लिख दोगे, सेल की क्या डेट है वो लिख दोगे। जो सेल की होगी वही कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की होगी, और वही डेफर्ड ग्रॉस होगी। एडजस्टिंग एंट्री जून 30 2011, क्योंकि ये इनका जून 30 को क्लोज होता है। तो जब क्लोज एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, वैसे ही इनकी क्या बन जाएगी, क्लोजिंग। और किसी का कोई सवाल हो? हाँ बेटा, अब मैंने इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन आप लोग को करवा, आखिरी मेरा वही टारगेट है कि अब आप लोगों को इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन।